नमस्कार दोस्तों, हरियाणा स्टडी आईक्यू चैनल पर आपका स्वागत है। देखिए, आज से हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप लोगों ने ही डिमांड की थी और आप ही के डिमांड के चलते आई हैव कम अप विद दिस डिस्कशन, राइट। देखिए, पर्पस मेरा ये बिल्कुल नहीं है कि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहाँ बस ला के सारे उनके आंसर्स बता दूँ और आपका काम हो जाए। आंसर आपको देखने हैं तो चुप करके काम करो, साइट पर जाओ HPSC की, वहाँ पे क्वेश्चन पेपर भी अवेलेबल है और आंसर्स भी अवेलेबल हैं, राइट। और डिस्कशंस आंसर्स आप कहीं से भी कैसे भी पता कर सकते हैं, उसमें इशू नहीं है। पर मैं इस सीरीज में ना आपको ये सिखाना चाह रही हूँ कि क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करते हैं, राइट। एक चीज़ तो ये, दूसरी चीज़ ये समझो कि PYQs ना एक गाइड की तरह होते हैं जो आपको ये बताएंगे कि सिलेबस में आपको अपनी बाउंड्रीज कहाँ तक रखनी है, कितना डेप्थ में जाना है, राइट। और कुछ भी हो, लॉजिक की इंपॉर्टेंस कितनी है कि भाई जो आपने पढ़ा एज इट इज कभी नहीं आता। जो क्वेश्चंस होते हैं वो एक एप्लीकेशन पार्ट है कि जो भी आपने पढ़ लिया उस नॉलेज को अप्लाई करना, यानी क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में करना। ठीक है, तो बेसिकली इस सीरीज में आप यही समझोगे कि क्वेश्चन को बेसिकली अप्रोच कैसे किया जाता है। आपको यही कंसिडर करना है कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो, ठीक है, और ये क्वेश्चन आपके सामने एग्जामिनेशन हॉल में आया है। ठीक है, तो मेरी पूरी डिस्कशन इसी के अराउंड होगी कि हम लोग एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं और हम अपना जितना भी लॉजिक अप्लाई कर सकते हैं वो सब इस क्लास में लगाएंगे, साथ लगाएंगे और सीखेंगे, राइट। कि कैसे हमें अपने एग्जाम में अपने दिमाग के सारे सेल्स को, ठीक है, बिल्कुल अवेकन रखना है, बिल्कुल जागरूक रहना है। ठीक है, तो इसी के साथ डिस्कशन शुरू करते हैं। देखिए, हमारा एग्जाम कब है, हमारा जो प्री का एग्जाम है दैट वुड बी ऑन 26 अप्रैल। मेंस कब होगा, 27 से 29 जून तक। और फाइनली जो फाइनल रिजल्ट और इंटरव्यू है वो अगस्त सितंबर में आ जाएगा। ये सब ऑफिशियली बता दिया गया है, ये सब आपको पता भी है, बस जस्ट एक लाइक ये लगा लो कि फॉर द सेक ऑफ फॉर्मेलिटी लगा लो, कुछ भी लगा लो। मैं चाहती हूँ कि ये जो डेट है आपको बार बार सुनाई जाए ताकि आप जो है प्रोक्रेस्टिनेशन के जो गंदी सर्कल है, जो गंदी साइकिल है, उसमें ना फंसे। ठीक है, तो देखिए ये जो है 2024 का पेपर का है। बेसिकली 2023 वाला ही कंसिडर करते हैं हम इसे, बट ये हुआ था फरवरी 2024 में। ठीक है, उस पेपर में देखो, ये उस पेपर स्पेसिफिक जो भी क्वेश्चंस आए थे वो हैं, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप ये मान लो कि बस 24 क्वेश्चन है मतलब इतने ही आएंगे। HPSC पे बिल्कुल डिपेंड करता है कि वो चाहे तो एक सब्जेक्ट से एक भी क्वेश्चन ना दे। ठीक है, ये टोटली उनका डिस्क्रिशन है। और बेसिकली यहाँ से ना आप जस्ट एक हल्का फुल्का आइडिया लगा सकते हो कि भाई किस एरिया से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि एक पूरा का पूरा सब्जेक्ट ही वो एलिमिनेट कर दें, इसके चांसेस भी हैं, बट हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। हम कोई भी सब्जेक्ट छोड़कर जाना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। प्री में आप जितना मैक्सिमम कवर कर सकते हो उतना मैक्सिमम कवर करना होता है, मेंस में अपने आप को लिमिट करके चलना होता है। ठीक है, प्री में ज्यादा डेप्थ में मत जाओ, कुछ कुछ फैक्ट्स इकट्ठे करो, कुछ कुछ फैक्ट्स याद करके चलो, स्टैटिक पोर्शन को अपना स्ट्रॉन्ग करो। ठीक है, और बस इस नॉलेज सेट के साथ एग्जाम में चले जाओ। बेयर मिनिमम सबको पता होना चाहिए, उसके बाद हर इंसान जो है अपने ओर से बेस्ट पॉसिबल रिस्क लेके आता है। ठीक है, जो मैं बार बार कहती हूँ ना क्लास में कि कैलकुलेटिव रिस्क लेने हैं, कैलकुलेटिव रिस्क लेने हैं मतलब लेने हैं। ठीक है, अगर नहीं लिया तो अटेम्पटेशन जो है एक जो मिनिमम थ्रेशोल्ड है ना वहां तक नहीं पहुंच पाएगा, और वहां तक हमें पहुंचाना होता है। अगर आपने नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट नहीं किए, एक पर्टिकुलर लिमिट तक नहीं अटेंड किए, तो आपका चांस वैसे भी नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो पहले से प्रिपेयर्ड रहो कि कोई भी इंसान हो, कोई भी जो बहुत वेल रेड होगा ना वो भी मैक्सिमम 35 to 40 क्वेश्चंस कर पाएगा। ये मैं मैक्सिमम कह रही हूँ, वैसे सच्चाई ये है कि आप 25-30 तक भी नहीं पहुंच पाते हो। 25-30 क्वेश्चन ही ऐसे होते हैं जहां पे आप 100% श्योर होते हो। ठीक है, अब 25-30 से जो आपको 80 के अराउंड अपनी अटेम्पटेशन लेके जानी होती है ना, वो वाला सफर सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेटिव रिस्क से होता है। मैं ये नहीं कहती कि कैलकुलेटिव रिस्क हमेशा सही होगा, पर मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आपने लॉजिक अप्लाई किया है ना, तो लॉजिक की वजह से आपके सही होने के चांसेस गलत होने के चांसेस से ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो आप हमेशा नेट पॉजिटिव में रहोगे। ठीक है, दैट्स द रीजन कि अटेम्प्ट करने से डरा मत करो, क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर किया करो। ठीक है, अगर कहीं पर भी लॉजिक लगा के अपने आप को कन्विंस कर पा रहे हो कि इसका आंसर एक पर्टिकुलर A, B, C या D में से कोई है, तो उसे मार्क कर देना। ठीक है,
मतलब पेपर अटेम्प्ट करने से डरना नहीं है, दैट्स द ओनली थिंग आई वांट टू टेल यू, ठीक है। तो देखो बेसिकली एक और अनाउंसमेंट है कि जो आरएम का 19 बैच है वो शुरू हो चुका है और अभी रिसेंटली अप टू 50% सेल चल रही है, ठीक है। अगर आपको, और ये बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए है, अगर आपको कोर्स खरीदना है तो आप खरीद सकते हैं। आप मेरा फैकल्टी कोड यूज कर सकते हैं, दैट इज प्रीति लाइव। देखिए जो आरएम बैच है ना, उसकी एक खासियत है कि अगर आपका प्री हो जाता है ना तो आपके सारे पैसे रिफंड कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो आप चाहे गोल्ड खरीदो, चाहे प्लैटिनम खरीदो, कोई भी कोर्स खरीदो, आरएम बैच, मैं एक्सप्लिसिटली बता रही हूँ, ये सिर्फ आरएम फाउंडेशन बैच के साथ ही है कि आरएम बैच के सारे पैसे आपको लौटा दिए जाएंगे अगर आपका प्री क्वालिफाई हो जाता है, राइट। तो देखिए हम सीधा क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं और आज हम 20 क्वेश्चंस उठाएंगे। तो हम हर बार 20-20 क्वेश्चन करके डिस्कस करेंगे। और देखिए पहला सवाल क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन सेज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे रिपोर्ट, कि जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे रिपोर्ट आती है उससे रिलेटेड दो स्टेटमेंट्स हैं जो आपको कंसीडर करने हैं और फाइनली आपको बताना है कि इन दोनों स्टेटमेंट्स में से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट कहता है कि जो करंट वीकली स्टेटस है अर्बन एरियाज में वो 3 महीने के इंटरवल पर मेजर किया जाता है। तो देखो ये बात सही है, आई डोंट नो आपको पता है या नहीं पता है, बट जो वीकली स्टेटस है ना, करंट वीकली स्टेटस, वो हर 3 महीने में अपडेट होता है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट इज ट्रू, बट एनी केस आपको नहीं भी पता है तो क्वेश्चन मार्क करके चलो और वही वाली अप्रोच लगाओ जो मैं हमेशा कहती हूँ कि गलत स्टेटमेंट ढूंढो, ठीक है। गलत स्टेटमेंट ढूंढो, जब तक आपको गलती नहीं मिल रही है तब तक उसे आप सही मान के चलो, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है कि जो प्रेजेंट लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है और जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो डिक्लाइनिंग ट्रेंड में, डिक्लाइनिंग ट्रेंड मतलब दोनों के दोनों डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। बेस ईयर कौन सा लेना है, कंपेयर्ड विद इट्स बेस ईयर 2017-18, यानी ये कह रहा है कि 2024 में जब पेपर हो रहा है, ठीक है, तो 2017-18 से लेकर 2024 तक आपको जो प्रेजेंट लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है और जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो डिक्लाइनिंग ट्रेंड में है, यानी घट ही रहे हैं। देखो अनएम्प्लॉयमेंट रेट हम मान लेंगे कि घट रहा है, ठीक है। पहली बात तो ये कि आपको अपना दिमाग इस चीज में भी लगाना है कि क्या 2017 और 2024 जब पेपर हो रहा है, क्या उसके बीच में कोई ऐसा इवेंट तो नहीं हुआ है जिस इवेंट में फ्लक्चुएशंस होना स्वाभाविक है। तो देखो हम सब जानते हैं, हम सबको पता है ना, कोविड-19 हुआ था, ठीक है। कोविड-19 कब हुआ है, 2020 में, 2020-21 में कोविड-19 हुआ है, 21 में डेल्टा वेव आई है, ठीक है। इतनी नॉलेज तो हम सबको है ही, राइट। अब इस नॉलेज को थोड़ा अप्लाई करो, ये सोचो क्या कोविड-19 में जो भी ट्रेंड हो, चाहे बढ़ रहा हो चाहे घट रहा हो, नो मैटर व्हाट द ट्रेंड वाज, ठीक है, कोई भी ट्रेंड हो, क्या वो कॉन्स्टेंटली एक ही ट्रेंड फॉलो कर सकता था? अगर कोविड-19 में हमारी पूरी इकोनॉमी ठप हुई है, ठीक है, मतलब इतनी ठप हुई थी कि हमारा जो ग्रोथ रेट है वो नेगेटिव गया था, ठीक है। जब वहां पर सब चीज नेगेटिव गई थी तो अनएम्प्लॉयमेंट घटेगी या बढ़ेगी, राइट। और जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है वो घटेगा कि बढ़ेगा, मतलब फ्लक्चुएशन तो डेफिनेटली आएगी ना। अगर फ्लक्चुएशन आएगी तो डिक्लाइनिंग ट्रेंड तो नहीं रह सकता, राइट। तो शेयर कॉमन जो भी आपकी मतलब कॉमन नॉलेज है बस उसी को अप्लाई करके देखो। इन दैट केस ऑल्सो किसी भी तरीके से आप खुद को कन्विंस नहीं कर सकते कि सेकेंड स्टेटमेंट सही है। तो सेकेंड स्टेटमेंट अपना गलत हो गया, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट सही है और अगर आपको मानना भी पड़े तो उसको सही मानो, ठीक है। मैंने समझाया ना, क्योंकि हम एलिमिनेशन के थ्रू चलते हैं, हमारी पहली सोच यही होती है कि सबसे पहले कोशिश करो कि जो गलत स्टेटमेंट है उसे ढूंढो, ठीक है, उसके बाद सोचना कि क्या करना है। यहां हमें सेकंड स्टेटमेंट डेफिनेटली गलत मिल गई, ठीक है। और फर्स्ट स्टेटमेंट, एक और बात सोचो, ये पीरियोडिक है। पीरियोडिक का मतलब क्या होता है कि कोई ना कोई फिक्स्ड इंटरवल तो होगा ही, ठीक है। और ये क्या है, करंट वीकली स्टेटस, और वीकली स्टेटस जो है ईयरली तो आ नहीं सकता, ठीक है। 6 महीने बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो 3 महीने एक फेयर इनफ इंटरवल है जो फॉलो किया जा सकता है, राइट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सोचो। सेकंड हमने गलत कर दिया तो बी गया, राइट, और नीदर वाले में डी गया, तो आंसर वुड बी A1 ओनली, ठीक है। मतलब बेसिकली मेरा कहने का मतलब है कि जितना आपने पढ़ रखा है ना उसको अप्लाई करके देखो यहाँ पे, ठीक है।
और दूसरी बात, अगर आप अपने जो डिफाइंड नॉलेज सेट है ना, उससे अगर क्वेश्चंस नहीं अटेम्प्ट कर पा रहे हो, दैट डज मीन कि जो आपके पास आपके नोट्स हैं वो सफिशिएंट नहीं है, उन्हें अपडेट करने की जरूरत है। और इन केस अगर ये आपके नोट्स में नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये वैसे भी करंट अफेयर से डिराइव्ड है, ठीक है। तो करंट अफेयर्स में हमेशा देखो, करंट अफेयर्स कभी भी नॉलेज से नहीं, हमेशा अपने लॉजिक से होता है, ठीक है। करंट अफेयर का या तो आप फैक्ट याद कर सकते हो, फैक्ट याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बट हम हर चीज याद नहीं कर सकते, हमें हर जगह लॉजिक लगा के उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आना है, ठीक है। एक फाइटिंग मोड में जाओगे ना, एक फाइटिंग स्पिरिट होगी ना, तो क्वेश्चंस आसान लगने लगेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रिसेंटली रिलीज्ड आरबीआई रिगार्डिंग ट्रीटमेंट ऑफ विलफुल डिफॉल्टर्स एंड लार्ज डिफॉल्टर्स डायरेक्शंस। 2021 में आई गेस ये आया था विलफुल डिफॉल्टर्स से रिलेटेड एक्ट, ठीक है। 2023 में आरबीआई ने कुछ डायरेक्शंस रिलीज की थी, ठीक है। तो उन डायरेक्शन से रिलेटेड इन्होंने 3 स्टेटमेंट्स दिए हैं, आपसे पूछा है कितनी स्टेटमेंट्स सही हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज का ध्यान देना, क्वेश्चन स्टेटमेंट क्या कहती है, कितनी स्टेटमेंट सही है, बट जो ऑप्शंस है ना वो कैसे दे रखे हैं, वो ऑप्शन दे रखे हैं कि कौन सी स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो आप ऑप्शंस जो दे रखे हैं ना, जो कोड्स दे रखे हैं ना, उसके हिसाब से अटेम्प्ट करना, ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ इस क्वेश्चन में नहीं, ये अगले 3-4 क्वेश्चन में मिसमैच है, और इन्हीं के चलते सिर्फ जो ऑप्शन सेटिंग है ना, ये इनकी फ्लॉड थी, इस चक्कर में उन्हें काफी क्वेश्चंस ड्रॉप भी करने पड़े थे, ठीक है। जैसे मैं अभी आपको समझाऊंगी कि नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने कैसे ड्रॉप किया, लॉजिक देखना उसका आप। अच्छा, ये क्वेश्चन क्या कहता है, जो डायरेक्शंस है ना वो सारी रेगुलेटरी एंटिटीज पे एप्लीकेबल हैं, जिसमें नाबार्ड, सिडबी, एग्जिम बैंक सब इंक्लूडेड है। अच्छा देखो, वैसे तो यूपीएससी चीट कोड वाले जो लोग हैं वो यही कहते हैं कि कहीं पर भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट दिखे, ऑल दिखे, ओनली दिखे, तो आप उसे गलत मानोगे, ठीक है। बट अगेन आई वुड से कि कोई भी चीट कोड सिर्फ सुना हुआ है ऐसे अप्लाई मत करना, वहां पर भी प्लीज अपने दिमाग का इस्तेमाल जरूर करना। ये देखो कि बॉडी कौन सी है, आरबीआई है, जितने बैंक उनके नीचे हैं, जो भी रेगुलेटरी एंटिटी नीचे हैं, उन्हें वो एटलीस्ट डायरेक्शन तो दे ही सकती है ना। दिया क्या गया है, कोई मैंडेटरी चीजें तो बोली भी नहीं है, डायरेक्शंस गिवन है, ठीक है। और अगर मैंडेटरी भी होता ना तो भी आरबीआई का मैंडेट काफी ब्रॉड है, वो बहुतों को डायरेक्शंस दे सकता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे ऑल लिखा हुआ है ना, तो उस ऑल को आप चीट कोड में मत लेके जाना, ठीक है। यहाँ पे कोई भी इंसान अगर लॉजिक लगाएगा वो समझ जाएगा कि आरबीआई के पास इतना मैंडेट है कि वो सभी रेगुलेटरी एंटिटीज को ये डायरेक्शन दे कि ये वाले डायरेक्शंस फॉलो होंगे, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट प्लीज गलत मत मानना, ये सही है। नेक्स्ट देखो क्या है, विलफुल डिफॉल्ट बोरोवर नीड्स टू बी रिव्यूड एंड फाइनलाइज्ड विदिन 6 months ऑफ एन अकाउंट बीइंग क्लासिफाइड एज एनपीए। देखो, अगर कोई अकाउंट एनपीए डिक्लेयर हो गया तो डिक्लेयर होने के 6 महीने के अंदर अंदर ये जो विलफुल डिफॉल्टर बोरोवर है ना, ये वाला जो स्टेटस है वो रिव्यू भी हो जाना चाहिए, फाइनलाइज भी हो जाना चाहिए। देखिए, जब से एनपीए की क्राइसिस आई थी ना, ठीक है, एनपीए की क्राइसिस के बाद ये जो रूल्स है ना और जो टाइम फ्रेम्स है वो बहुत अच्छे से डिफाइंड है। तो अगर ऐसा कुछ आरबीआई ने मैंडेट में भी डाल दिया ना, तो भी हम उसे सही मानेंगे, ठीक है। और ये बात बिल्कुल सही है कि अगर कोई भी एनपीए डिक्लेयर हो चुका है ना, तो विद इन 6 months जो डिफॉल्टर केस है ना वो रिव्यू भी होना चाहिए और फाइनलाइज भी होना चाहिए, ठीक है। एनीवेज नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है, लेंडर कैन नॉट प्रोसीड अगेंस्ट गारंटर विदाउट एग्जॉस्टिंग द रेमेडीज अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर। देखो, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो लेंडर है ना, लेंडर वो जब तक सारी रेमेडीज एक्सॉस्ट नहीं करता ना, तब तक वो गारंटर के अगेंस्ट प्रोसीड नहीं कर सकता। अच्छा, एक बात बताओ, हमारे पास एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी होती है, ठीक है, जिसमें 2 लोग हैं, एक तरफ गवर्नमेंट है, एक तरफ पब्लिक है, ठीक है। गवर्नमेंट का काम क्या है, गवर्नमेंट का काम है पब्लिक वेलफेयर को मैक्सिमाइज करना। क्यों करना, क्योंकि जो पब्लिक है ना उसने अपना ट्रस्ट गवर्नमेंट पे इंटरेस्ट कर रखा है, ठीक है, और ये ट्रस्ट है जिसके चलते हम लोग टैक्स वगैरह सब भरते हैं। अगर कोई भी ऐसा क्लॉज है जिसमें हमारा जो वेलफेयर है वो डाइल्यूटेड है ना, तो समझ जाना वो गवर्नमेंट का काम नहीं हो सकता। तो यहाँ पर अगर कोई भी डायरेक्शन है, कोई भी पॉलिसी है, उसमें पब्लिक वेलफेयर को अगर कंसीडर नहीं किया ना, तो आप समझ जाना कि वो स्टेटमेंट जो है वो फ्लॉड है, और वो जो स्टेटमेंट है ना वो जनरेटेड है, बनाई हुई है, वो है नहीं, ठीक है। तो एक बात बताओ, ऐसा क्यों कहेंगे,
कि पहले आप रेमेडीज एग्जॉस्ट करके आओ उसके बाद आना, है ना, ये कोई सेंस ही नहीं बनाता, राइट। तो इसलिए जो थर्ड स्टेटमेंट है वो डेफिनेटली गलत है। अच्छा, अब यहां देखो, इन्होंने पूछा है हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है, कितनी स्टेटमेंट्स सही है। अगर ऐसा होता तो यहाँ पे ये लिखते 1 ओनली, 2 ओनली, 3 ओनली, ऑल, नन, इस टाइप से होता। बट ऑप्शन में ये नहीं है, ऑप्शन में क्या है, 1 ओनली, 1 एंड 2 ओनली, ऑल 1 2 3 या 2 एंड 3। इसका मतलब हमें इसमें आंसर क्या करना है, हमें इसमें आंसर करना है कि कौन सी स्टेटमेंट्स सही हैं। तो कौन सी स्टेटमेंट सही है, 1 एंड 2, तो आंसर वुड बी बी। समझ रहे हो ना यहां पर। और एचपीएससी ने सिर्फ यहां नहीं, अब आने वाले क्वेश्चन में भी आप देखोगे, ठीक है, बल्कि यहां पे आपको कम समझ में आ रहा होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ढंग से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये देखो, ये क्वेश्चन क्या कहता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द स्कीम फॉर रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स। बेसिकली ये स्कीम आई थी, स्कीम का पर्पस क्या था कि जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना, तो एक्सपोर्ट में जो भी ड्यूटीज पहले से लगी हुई है या फिर उन्होंने टैक्स पहले से पे कर रखे, तो गवर्नमेंट जो है वो सारे टैक्सेस, सारे ड्यूटीज रिफंड कर देगी, ठीक है। ये क्यों की गई थी, ताकि जो एक्सपोर्ट्स हैं उन्हें हम प्रमोट कर सके, ठीक है, एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए स्कीम आई थी। और एक्चुअली पता है क्या, डायरेक्टली अगर हमने ये कहा होता ना कि आप एक्सपोर्ट करो, हम आप पे कम ड्यूटीज लगाएंगे या फिर हम आपको पैसे दे देंगे, तो फिर बेसिकली वो WTO कंप्लायंट नहीं होता। क्योंकि WTO में क्या है कि आप हमारे प्रोडक्ट्स और बाहर के प्रोडक्ट्स उनको इक्वल ट्रीट करोगे, ठीक है। तो हम डायरेक्ट जो एक्सपोर्ट है ना उसे पैसा दे के सपोर्ट नहीं कर सकते, बट हाँ हम रेमिशन दे सकते हैं कि जो भी एक्सपोर्ट में, जैसे बिजली लगी है, पानी लगा है, ठीक है, तो बिजली पे भी टैक्स लगा था, पानी पे भी जो कंपनीज हैं उन्होंने सरकार को टैक्स दिया है, तो ये जो छोटे छोटे टैक्स होते हैं या छोटी छोटी ड्यूटीज है ना, सरकार वो सब आपको लौटा देगी अगर फाइनली ये जो प्रोडक्ट है वो आपने एक्सपोर्ट कर दिया, ठीक है। ये स्कीम थी, राइट। तो इसकी दो स्टेटमेंट्स क्या थी, इट प्रोवाइड्स अ मैकेनिज्म फॉर एग्जेम्पशन ऑफ टैक्सेस, ड्यूटीज एंड लेवाइज ऑन एक्सपोर्टेड गुड्स, सही बात थी, ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट क्या कहती है कि WTO कंपैटिबल थी, हाँ WTO कंप्लायंट बनने के लिए तो स्कीम लाए थे, ठीक है। एंड इट्स इंप्लीमेंटेड इन एंड टू एंड IT एनवायरनमेंट, कि शुरू से लेकर अंत तक सब कुछ IT में इंटीग्रेट करके ही आई थी। देखो दोनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है। पूछा क्या है, हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट, ऊपर जो दी गई है स्टेटमेंट उनमें से कितनी ठीक है। अच्छा अब देखो, 2 ओनली, दोनों स्टेटमेंट सही है, बोथ 1 एंड 2 दोनों स्टेटमेंट सही है, तो इसका मतलब आंसर बी भी है और आंसर सी भी है। यहां पर आप एक आंसर दे ही नहीं सकते हो, ठीक है। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन टैग क्या है, हाउ मेनी, तो बेसिकली दोनों स्टेटमेंट सही है, स्टेटमेंट में कोई इश्यू नहीं है। फिर भी HPSC को ये क्वेश्चन ड्रॉप करना पड़ा क्योंकि इस क्वेश्चन टैग की वजह से इसके दो आंसर्स पॉसिबल हैं, बी भी और सी भी, राइट। क्योंकि बी क्यों ठीक है, क्योंकि उन्होंने पूछा कितने स्टेटमेंट सही हैं, दोनों स्टेटमेंट सही हैं तो 2 ओनली हो गया, ठीक है। फिर एक ऑप्शन इन्होंने बोथ 1 एंड 2 भी डाल दिया कि भाई दोनों ही सही हैं। समझ रहे हो कि ये बेसिकली एक पर्टिकुलरली मतलब क्या कहूँ मैं, वो कौन सी एरर होती है, टाइपिंग एरर, हर जगह टाइपिंग एरर हुई थी। मतलब बेसिकली आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, तीनों में यही कर रखा है कि हाउ मेनी भी लिखा हुआ है, और फिर जो ऑप्शन सेटिंग है ना वो विच ऑफ द फॉलोइंग वाली है, ठीक है। इस चक्कर में ये जो क्वेश्चन है ना, दिस क्वेश्चन वाज ड्रॉप्ड, ठीक है, दिस क्वेश्चन वाज ड्रॉप्ड। वो अलग बात है कि हर कोचिंग इंस्टीट्यूट ने इसका आंसर सी दिया था, और कहीं ना कहीं आंसर सी ठीक भी है क्योंकि सबको पता है दोनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है। बट बिकॉज कि बी भी तो सही है, बी में क्या दिक्कत है, बी भी तो यही कह रहा है, आपने क्वेश्चन टैग सही नहीं दिया तो वो आपकी प्रॉब्लम थी, इसलिए HPSC ने इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया, कोई आंसर नहीं दिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यही चीज है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट, ठीक है। यही बोला है कि दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट्स सही हैं, कितनी स्टेटमेंट सही है ये बोला, और उसके बाद ऑप्शन में क्या दिया, 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 एंड 2 एंड नन, ठीक है। तो बेसिकली अगर इसमें दोनों स्टेटमेंट सही होती ना तो ये भी डिलीट होता, बट इसमें दोनों स्टेटमेंट ठीक नहीं है, इसमें कोई एक ही स्टेटमेंट ठीक है। अगर किसी ने दोनों में सिर्फ इस लॉजिक को लगा के भी आंसर ए लगा दिया था ना, तो भी एक ठीक हो जाता, एक डिलीट हो जाता, ठीक है। एनीवेज चलो देखते हैं ये क्या है। क्वेश्चन कहता है PCA फ्रेमवर्क के बारे में, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क। तो देखिए होता क्या है ना, NPA जब भी NPA वाला बूस्ट आया था जब ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम थी, ठीक है, जब इकोनॉमिक सर्वे ने इसको बहुत ही हाईलाइट किया था,
ठीक है, उस दौरान ना पीसीए आया था। पीसीए क्या है? प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। अगर किसी बैंक में कोई भी एसेट एनपीए की तरफ चला गया ना, तो उस एनपीए को आप कैसे केटर करोगे, उसके लिए एक फ्रेमवर्क बनाया गया था जिसे हमने कहा था प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क। ठीक है, इससे रिलेटेड दो स्टेटमेंट है। पहला क्या है कि जो पीसीए की सुपरवाइजरी नॉर्म्स है ना, दे आर एप्लीकेबल टू बोथ गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एनबीएफसीज, कि चाहे गवर्नमेंट की एनबीएफसी हो, एनबीएफसीज नॉन बैंकिंग फिनेंशियल कंपनीज, ठीक है, चाहे गवर्नमेंट की हो चाहे नॉन गवर्नमेंट की हो, जो भी होंगी सब पे ये अप्लाई होगा। और ये बिल्कुल सही है। देखिए बैंकिंग ना, चाहे बैंकिंग हो चाहे नॉन बैंकिंग हो, चाहे गवर्नमेंट वाली फेल करे चाहे प्राइवेट वाली फेल करे, किसी के भी फेल होने से हमारी जो इकोनॉमी है वो इम्पैक्ट होती है, राइट। इसलिए हम नहीं चाहते कि कहीं पर भी कोई डिफॉल्ट हो। ठीक है, तो स्टार्टिंग में इसको सिर्फ बैंकिंग लिए लाया गया था, फिर एनबीएफसीज ऐड की गई थी, और जब ऐड की गई थी तो गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट सबको इंक्लूड किया गया था। ठीक है, सेकंड देखो क्या है, डिस्क्रिशनरी एक्शंस अंडर पीसीए इंक्लूड रिस्ट्रिक्शन ऑन ब्रांच एक्सपेंशन। तो देखो बेसिकली पता है दो टाइप की एक्शंस थे, एक तो थे मैंडेटरी एक्शन, एक था डिस्क्रिशनरी एक्शन। तो जो ये था ना कि आप जो अपनी ब्रांचेस हैं, ठीक है, कि कितनी ब्रांच आप एक्सपैंड कर सकते हो, इस पे जो लिमिटेशन लगी थी ना, ये डिस्क्रिशनरी नहीं थी। डिस्क्रिशनरी में छोटी छोटी चीजें होती है, बड़ी चीजें नहीं होती। जैसे ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप अपनी एनबीएफसी की एक ब्रांच लगाओगे, दो ब्रांच लगाओगे, चार ब्रांच लगाओगे, ठीक है, ये आपकी जो हैसियत है ना, जो आपके पास एनपीए है, ठीक है, कि कितनों को आप मैनेज कर सकते हो, उनके बेसिस पर डिसाइड होगा कि आप अपनी जो ब्रांचेस हैं उन्हें कितना एक्सपैंड कर सकते हो। ठीक है, तो ये वाला जो है ना कि रिस्ट्रिक्शन ऑन ब्रांच एक्सपेंशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, इसलिए डिस्क्रिशनरी एक्शन इसको कंसीडर नहीं किया गया था, ये मैंडेटरी वाले क्लॉज में था। ठीक है, क्योंकि ये मैंडेटरी वाले क्लॉज में था ना, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। अब ये देखो, चाहे आप यहां पे हाउ मेनी लगा लो या आप विच ऑफ द फॉलोइंग लगा लो, दोनों ही केसेस में आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा वन ओनली। ठीक है, तो इसका आंसर इज ए। समझ रहे हो? इसलिए ये जो क्वेश्चन, इसका एक ही आंसर आता है ना कैसे भी करके, इसलिए एचपीएससी ने इस क्वेश्चन को रिमूव नहीं किया और इसका आंसर दिया ए। ठीक है, तो देखो इसीलिए मैं आपसे कह रही हूं कि एक बात हमेशा याद रखना कि पेपर में कोई भी ऐसी सिचुएशन आ सकती है जिसमें आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, पर फिर भी अपनी जो कामनेस है उसे मेंटेन करके चलना और अपने आप से ये कहना कि जो आप फेस कर रहे हो ना, बाकी सब भी वही फेस कर रहे हैं। ठीक है, तो कितनी भी बड़ी इमरजेंसी क्यों ना हो, आपको उसे ऐसे ही डील करना है जैसे बिल्कुल कामनेस से, कोई बात नहीं, अगर कोई कुछ मिसहैप होगा भी ना, तो इट्स नॉट ओनली यू, आपके साथ बाकी सबके साथ सेम ट्रीट किया जाएगा। देखो अगर वो क्वेश्चन डिलीट हुआ था, सबके लिए हुआ था ना, इसका आंसर अगर ए था तो सबके लिए था ना, राइट। तो इसलिए उस टाइम पे जब एग्जामिनेशन हॉल में हो ना, तब ना पैनिक करना है, ना एंजाइटी करनी है, ना इन सब क्वेश्चन के बारे में इतना सोचना है कि आप बाकी क्वेश्चंस इंपैक्ट कर दो। ठीक है, लाइटली लेना है पेपर को, बहुत लाइटली लेना है, राइट। अपना काम मेंटेन करके चलना है। तो इन दैट केस समझ गए ना, इसका आंसर ए था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट। देखिए आपको पता है ये 2024 ही था जब उन्होंने इतनी स्कीम्स, इतने एक्ट्स, इतने इकोनॉमिक वाले क्वेश्चन पूछे थे, वरना इससे पहले कभी इतनी इकोनॉमी नहीं पूछते थे। जो वो इकोनॉमी पूछते थे ना, वो ऐसी होती थी या तो सबको आती है या किसी को नहीं आती। बेसिकली इतनी गंदी गंदी बुक्स और इतने पुराने पुराने इकोनॉमिस्ट के नाम पूछ लेते थे। हालांकि एक क्वेश्चन इन्होंने अभी भी पूछा है, वो तो खैर इनका ट्रेंड है, वो तो वो पूछते ही है, ठीक है, वो तो आपको देखना ही पड़ेगा। बट एनीवेज इस पेपर में बहुत ज्यादा इकोनॉमी पूछी थी और पिछले जो 3-4 पेपर्स है उनमें आपको कुछ भी ऐसा नहीं मिलेगा। दैट्स द रीजन कहा जाता था कि ये पेपर काफी अनप्रेसिडेंट टाइप पेपर था। ठीक है, काफी अनप्रेडिक्टेबल था, कि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। दैट्स द रीजन इसकी कट ऑफ जो लोग अज्यूम करें दैट इज लेस देन 40, इसकी कट ऑफ लगभग 37 के अराउंड गई थी। समझ रहे हो? तो दैट वाज द केस। चलो इसमें देखो दो स्टेटमेंट्स, 3 स्टेटमेंट्स हैं और आपको बताना है हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट। बट ऑप्शन सेटिंग कैसी है? ऑप्शन सेटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग वाली है, पूछा है 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3 और ऑल 1, 2, 3। इसका मतलब 3 में से कोई एक स्टेटमेंट गलत है, हमें एक गलत स्टेटमेंट ढूंढनी है।
ठीक है, तो चलो एक स्टेटमेंट एलिमिनेट करने हैं, देखते हैं कौन सी एलिमिनेट हो सकती है। पहले ये बताओ कि एक्ट अपना है ना, ये तो क्लियर है कि फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट, ठीक है, अपना एक्ट है, मतलब नेशनल एक्ट है। तो अब फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर इज अ पर्सन हु हैज फ्लेड द कंट्री, जो अपने कंट्री से भाग चुका है, और अगेंस्ट होम, और जिसके अगेंस्ट एक अरेस्ट वारंट इशू हो चुका है। ठीक है, क्यों इशू हुआ है? क्योंकि वो एक ऐसे इकोनॉमिक ऑफेंस में इन्वॉल्व है जिसकी वर्थ कम से कम 100 करोड़ है। ठीक है, तो बेसिकली ये डेफिनेशन है। डेफिनेशन किसकी है? डेफिनेशन है फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर की। फ्यूजिटिव जो भगोड़े होते हैं, जैसे विजय माल्या है, उन्हीं को देखते हुए इस एक्ट को बनाया गया था कि अगर कोई भी इंसान जिसकी नेटवर्थ या फिर जिसने भी कम से कम 100 करोड़ का इकोनॉमिक ऑफेंस किया है और वो कंट्री से भाग चुका है और उसके अगेंस्ट एक अरेस्ट वारंट ऑलरेडी इशू हो चुका है, इन दैट केस हम उस इंसान को कहेंगे फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट देखो हमें नहीं पता ये सही है गलत है, पर हम वही मान के चलेंगे कि जब तक हमें गलती नहीं मिलती हम उसको सही मानेंगे। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट देखो, अंडर द एक्ट अथॉरिटीज आर एम्पावर्ड टू कॉन्फिस्केट एसेट्स इवन व्हेन नो कन्विक्शन हैज बीन ऑब्टेन्ड। देखो ऐसे केस में हम क्या मानेंगे? ऐसे केस में हम ये मानेंगे कि जो भी उसके एसेट्स हैं चाहे वो कन्विक्टेड हो या ना हो, ठीक है, क्योंकि वो तो भाग ही चुका है। अगर वो भाग चुका है इसका मतलब कन्विक्शन, अगर कन्विक्ट करना है तो उसे पहले कोर्ट में लाके पेश करना पड़ेगा ना, बट वो तो हमारा कंट्री छोड़ के भाग चुका है, राइट। तो इन दैट केस जो हमारी अथॉरिटीज है ना, उनके सारे एसेट्स को जब्त कर सकती है। ठीक है, अगेन जब तक गलती नहीं मिलेगी हम गलत नहीं मानेंगे। थर्ड देखो क्या है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इज ए नोडल एजेंसी। ये जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है ना, ये इंटरनेशनल बॉडी है, हमारा एक्ट है, सब कुछ हमारा है, हम किसी इंटरनेशनल बॉडी को नोडल एजेंसी क्यों बनाएंगे? लॉजिक ही नहीं है ना। FIU हमें पता है ना क्या होती है, FIU तो इंडियन है ही नहीं। जब ये नेशनल नहीं है, ये इंडियन नहीं है, तो नोडल एजेंसी ये कैसे हो सकती है? ठीक है, तो बेसिकली ये स्टेटमेंट गलत है और हमें एक ही स्टेटमेंट गलत ढूंढनी थी, राइट। तो आंसर हो जाएगा A 1 और 2। देखो अब आपको समझ में आएगा कि DCA में ना मैं क्यों फोकस करती हूँ कि भाई एग्जामिनर कहाँ गलती कर सकता है वो ढूंढो। कि देखो यहाँ पे एक बॉडी का नाम ही तो बदलना था, राइट। तो बेसिकली जो भी स्टेटमेंट सेटिंग होती है ना, वो ऐसी ही होती है, ना तो एम या ऑब्जेक्टिव को कोई छेड़ता है, ठीक है, डेफिनेशंस को कोई नहीं छेड़ता, वो जैसी होती है वैसी होती है। बेसिकली कोई भी, जैसे मान लो अपर था तो उसे लोअर कर देंगे, ऊपर था नीचे कर देंगे, ठीक है, अगर कहीं वर्ल्ड बैंक है तो उसे IMF बना देंगे। तो जहां बदलाव पॉसिबल है ना, एग्जामिनर भी वही बदलाव करता है। यहाँ पर बॉडी चेंज करना आसान था तो एग्जामिनर ने वही किया। तो बेसिकली इट वॉज एन ईजी क्वेश्चन, आंसर वुड बी A 1 और 2 ओनली, राइट। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन क्या कहते हैं? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ग्लोबल सर्वे ऑन डिजिटल एंड सस्टेनेबल ट्रेड फैसिलिटेशन। तो देखो एक सर्वे है, ग्लोबल सर्वे है, उससे रिलेटेड आपको 3 स्टेटमेंट्स दी हुई है। ठीक है, अगेन ध्यान देना कि ऑर्गेनाइजेशन गिवन है तो एग्जामिनर चेंज कर सकता है, जैसे पिछले में किया था। इट वॉज रिलीज बाय WTO। देखो हमें नहीं पता WTO है या नहीं, बट हम ये जानते हैं कि एग्जामिनर इसको गलत कर सकता है, राइट। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन मार्क यहाँ पे आना चाहिए कि सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ओवरऑल स्कोर हैज बीन, इंडिया का जो ओवरऑल स्कोर है दैट हैज बीन ग्रेटर देन मेनी डेवलप्ड कंट्रीज। देखो इस टाइप के जो स्टेटमेंट्स होते हैं ना कि बहुत सारी, मतलब मेनी डेवलप्ड कंट्रीज, काफी डेवलप्ड कंट्रीज से ज्यादा है, अगर 2 भी डेवलप्ड कंट्रीज से ज्यादा हुआ ना तो स्टेटमेंट ठीक हो जाएगी। तो ऐसी स्टेटमेंट जानबूझ के ठीक बनाई जाती है कि कोई दो तो होंगी जिनसे हमारा स्कोर बेटर हो सकता है ना। तो ऐसी स्टेटमेंट्स को हम गलत कभी नहीं लेंगे। तो दिस स्टेटमेंट इज डेफिनेटली राइट। ठीक है, देखो अगर यहां पर मेनी की जगह ऑल लिखा होता ना, ऑल, तो वो गलत होता, ठीक है, बट उन्होंने उसे सही करने के लिए ना एक्स्ट्रा एफर्ट मारा है। एक्स्ट्रा एफर्ट क्या है कि मेनी डेवलप्ड कंट्रीज, और मेनी का मतलब क्या होता है, इनफैक्ट अगर 2 से भी ज्यादा हुए ना, 2 भी हुए तो भी मेनी में आ जाएंगे। और इतनी सारी, यूरोप की इतनी सारी कंट्रीज हैं जो डेवलप्ड वर्जन में आती हैं, ठीक है, उनमें से क्या 2 कंट्री भी हमें ऐसी नहीं मिलेंगी जिनसे बेटर स्कोर हमारा होगा? हो जाएगा ना, पॉसिबल है, फिजिबल है। तो दिस स्टेटमेंट वुड बी राइट। आगे देखो क्या है, इट इज बाई एनुअल सर्वे। बाई एनुअल का मतलब होता है 1 साल में 2 बार, ठीक है, 1 साल में 2 बार।
तो ये ऐसे वाले सर्वे अगर साल में 2-2 बार आने लग गए, इतने ही कॉमन थे, इतना कॉमन सर्वे था, तो हमारा पेपर में क्यों आया? देखिए जो कॉमन सर्वे होता है ना, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट पूछा जाता है, ठीक है, और जो लाइक इंटरनेशनल लेवल पे जो इतनी फ्रीक्वेंसी से नहीं आते ना, जिनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, ठीक है, उन पर एक स्पेशल क्वेश्चन बन सकता है, राइट। तो बेसिक अपना वो लगाओ कि भाई इतनी कॉमन है तो हमसे क्यों पूछ रहे हैं, तो हमसे इतनी इतनी इंफॉर्मेशन हमें क्यों ये गैदर करने के लिए बोलेंगे, है ना। तो बेसिकली ये बाई एनुअल नहीं है, बाइनियल है। बाइनियल का मतलब समझते हो, 2 साल में एक बार होती है, यानी ये स्टेटमेंट गलत है। अब हमें ये पता है एक स्टेटमेंट ठीक है, एक स्टेटमेंट गलत है। अब सारी चीज कहाँ पे आ गई, क्या आपको पता है कि ये है या नहीं? अब उसके नाम में जाओ, नाम में क्या है, ग्लोबल सर्वे ऑन डिजिटल एंड सस्टेनेबल ट्रेड फैसिलिटेशन। क्या WTO के मैंडेट में ट्रेड फैसिलिटेशन है? क्या वो ट्रेड फैसिलिटेट करना चाहता है? WTO क्या चाहता है? वो ये चाहता है कि फ्री एंड फेयर वर्ल्ड ट्रेड हो, ग्लोबल ट्रेड जो है फ्री एंड फेयर हो, ठीक है, रूल्स वगैरह सब ना तोड़े, एक इंटरनेशनल लॉ या इंटरनेशनल रूल और इंटरनेशनल ऑर्डर जो है इंटरनेशनल ट्रेड में वो मेंटेन होके रखे, है ना। ट्रेड फैसिलिटेशन से तो WTO का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, इसलिए ये जो स्टेटमेंट है वो भी गलत है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, इन्होंने पूछे कितनी स्टेटमेंट सही है, तो देखो यहां पर इनके ऑप्शन सही है, 1 ओनली, 2 ओनली, ऑल, तो आंसर वुड बी A 1 ओनली। देखिए इसका जो आंसर है ना, वो मोस्टली जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है उन्होंने बी दिया था, ठीक है, बट HPSC ने जो आंसर दिया था वो A था, और आंसर है भी A, ठीक है। तो आंसर वुड बी A 1 ओनली, राइट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। नेक्स्ट क्या है, कॉर्पोरेट डेट मार्केट डेवलपमेंट फंड, ठीक है। ये नाम देखो फिर से देखो, कॉर्पोरेट डेट मार्केट डेवलपमेंट फंड, ठीक है, ये एक AIF की तरह है, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, बिल्कुल ठीक है, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड काइंड ऑफ म्यूचुअल फंड है, और ये ऐसा ही है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट तो ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या कहता है, कॉन्ट्रीब्यूशन टू फंड शेल बी मैंडेटरी फॉर स्पेसिफाइड डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड स्कीम्स एंड एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, कि जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज है, मतलब देखो एक चीज समझो, इन्होंने मैंडेटरी तो बोला है, ठीक है, बट इसके साथ साथ इन्होंने क्या कहा है कि कुछ स्पेसिफाइड डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं, उनके लिए मैंडेटरी है, सबके लिए नहीं है, कुछ स्पेसिफाइड है उनके लिए है, ठीक है। और जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज है ना, मतलब अगर इन्होंने इस स्टेटमेंट को गलत करना होता ना, तो वो ये कहते हैं कि जितनी भी ये AMCs हैं या फिर जो डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड स्कीम्स है ना, उन सब पे ये मैंडेटरी होता, बट नहीं, उन्होंने एक लाइक उसका थोड़ा सा इजियर वर्जन लिया कि इंस्टेड ऑफ ऑल दे स्पेसिफाइड कि कुछ कुछ स्पेसिफिक स्कीम्स, कुछ कुछ स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड की स्कीम्स हैं और AMCs हैं जिन पर ये एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो क्योंकि लीनियंसी बढ़ती गई ना, इसलिए हम इसको गलत नहीं मानेंगे, दिस वुड बी करेक्ट, ठीक है। आगे देखो क्या है, इनिशियली इट विल बी एस्टैब्लिश्ड फॉर 5 years, कैन बी एक्सटेंडेड एज पर सेबीज मैंडेट। अच्छा एक बात बताओ, जब भी कोई ऐसा फंड आता है ना, उस पे ना 5 साल बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। अगर आपने लोगों को कहा ना कि 5 साल के लिए है, ठीक है, तो कोई भी कंपनी क्यों इन्वेस्ट करेगी 5 साल के लिए? कोई अपना पैसा जो है वो बांधेगा क्या? नहीं ना, आपको डिस्क्रिप्शन तो देना पड़ेगा ना, तभी तो प्रमोट होगा। तो ये जो है ना कि स्टार्टिंग में ये 5 साल के लिए होगा और उसके बाद हम सेबी के मैंडेट के बेस पे उसे और बढ़ा देंगे, तो भाई ये यहाँ पे कोई इन्वेस्ट करने नहीं आएगा, और ये कोई तरीका भी नहीं किसी चीज को प्रमोट करने का, है ना। तो दैट्स द रीजन कि थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। और जैसा कि मैंने कहा था कि जब तक हमें गलती नहीं मिल रही है हम उसको सही मानते हैं। तो आंसर में पहला और दूसरा दोनों ठीक है, तो आंसर वुड बी B2 ओनली, है ना। तो 7th का आंसर इज B, दैट्स राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। पहले आपको FPI का जो बेसिक है वो पता है ना, कि भाई FPI जो है वो काफी मतलब पूरे वर्ल्ड में कहीं पे कोई वॉलेटिलिटी आती है ना, तो सबसे पहले ये इम्पैक्ट होते हैं, ये इतने फ्लक्चुएटिंग होते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ करते हैं, इट हैज फ्लक्चुएटेड ड्रास्टिकली इन पास्ट डेकेड। हम मान सकते हैं ये जो है फ्लक्चुएट कर जाता है, FPI का काम ही यही है, ठीक है। तभी तो हम चाहते हैं ना कि हमारे पास FDIs आए, FPIs कम से कम हो, क्योंकि FPI जो है वो मार्केट वॉलेटिलिटी पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। मार्केट भी छोड़ लो, जो ग्लोबल मार्केट की वॉलेटिलिटीज है ना, उन पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। मान लो कि US का कोई बंदा है, ठीक है, वो यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहा है। क्यों इन्वेस्ट कर रहा है? क्योंकि वहां पर उसे अच्छे इंटरेस्ट नहीं मिल रहे, ठीक है। और अगर
यूएस ने एकदम से वहां के इंटरेस्ट रेट चेंज कर दिए तो इंडिया से वो पैसा निकाल लेगा। तो मतलब एक छोटी सी भी अगर कोई अनाउंसमेंट होगी उसकी अपनी कंट्री में, तो वो बाहर के पैसे जो है वो निकाल सकता है। यानी एफपीआई जो है वो अपने आप में हाईली वॉलेटाइल होते हैं। तो पहला स्टेटमेंट ठीक है कि भाई पिछले दशक में उन्होंने काफी ड्रास्टिकली फ्लक्चुएट किया है, राइट। नेक्स्ट देखो 2022-23 जो नेट एफपीआई है वो जीडीपी का 1% से कम था। तो ये बात भी सही है, हम लोग जानबूझ के ज्यादा नहीं होने देते, ठीक है, क्योंकि हमने हमेशा उसके मैंडेट इसी तरीके से रखे हुए हैं कि वो ज्यादा हमारी मार्केट में आ ही ना पाए, ठीक है। तो ये सही बात है, 1% से कम ही होता है एफपीआई। फिर फेमा एक्ट प्राइमरी लेजिस्लेशन है, ये भी बात सही है। देखो तीनों स्टेटमेंट सही है। अगर आपको जनरली बेसिक्स पता है एफपीआई का तो आप इन तीनों में से मतलब समझ जाओगे, तीनों स्टेटमेंट सही है। और ये बेसिक कोर है, एफडीआई एफपीआई ये कोर है, ठीक है, कोर इकोनॉमी है, ये आपको पता होनी चाहिए। मतलब ये ऐसी चीज है जो सब करते ही होते हैं, ठीक है। तो इन दैट केस तीनों स्टेटमेंट सही है, आंसर वुड बी सी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्या क्या कहता है, देखो सल्फर कोटेड यूरिया ऑल्सो कॉमनली कॉल्ड नीम कोटेड यूरिया। भाई सल्फर वाली अलग होती है, नीम वाली अलग होती है ना। जिस यूरिया पे नीम लगाओगे वो नीम कोटेड होगी, जिस पे सल्फर लगाओगे सल्फर कोटेड होगी। सल्फर कोटेड को आप नीम कोटेड क्यों कहोगे, है ना। तो ये तो पहली लाइन इतनी लाइन ही गलत है, नेक्स्ट आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, बहुत ही बेसिक चीज है ना। तो देखो सल्फर कोटेड यूरिया, ये बात सही है कि सल्फर कोटेड वाली जो है सल्फर डेफिशिएंसी को देखेगी, बट नीम कोटेड यूरिया तो इसको नहीं कहते हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा ये लिखा है ना, इसने इस स्टेटमेंट को एब्सोल्युटली गलत बना दिया है, ठीक है। आगे देखो सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है, फर्टिलाइजर फ्लाइंग स्क्वाड्स। फ्लाइंग स्क्वाड समझते हो कौन होते हैं? जैसे अगर लाइक 10th 12th के जो बोर्ड एग्जाम्स हो रहे होते हैं ना, जब कोई चीटिंग करता तो क्या कहते थे, अरे फ्लाइंग आ जाएगी, फ्लाइंग आ जाएगी। वो फ्लाइंग स्क्वाड का काम क्या होता था, ये चेक करना कि चीटिंग हो रही है या नहीं। तो फ्लाइंग स्क्वाड किसी भी जगह पे हो वो चीटिंग चेक करती है, ठीक है। अब ये हमें पता है। अब यहाँ पे देखो क्या है, फर्टिलाइजर फ्लाइंग स्क्वाड्स वर कॉन्स्टिट्यूटेड टू प्रोवाइड क्रॉप वाइज रिकमेंडेशन ऑफ फर्टिलाइजर फॉर इंडिविजुअल फार्म्स। कि जो फ्लाइंग स्क्वाड्स है उनका काम था कि जो भी इंडिविजुअल फार्म्स है ना उसमें फर्टिलाइजर्स को क्रॉप वाइज रिकमेंड करना। देखिए रिकमेंडेशन इनका काम नहीं था, इन्हें ये चेक करना था कि जो गवर्नमेंट फर्टिलाइजर रिलीज कर रही है क्या वो फर्टिलाइजर फार्मर ही यूज कर रहे हैं या नहीं, क्या वो फर्टिलाइजर लीक होके इंडस्ट्रीज में तो नहीं जा रही। स्क्वाड का काम क्या होता है, फ्लाइंग स्क्वाड का काम चीटिंग चेक करना होता है, ठीक है। उसका कोई काम नहीं होता कि वो रिकमेंडेशन देगा, ठीक है। तो ये बेसिक उसकी वजह से ये स्टेटमेंट गलत थी, ठीक है। अगेन मैं दोबारा रिपीट कर रही हूं, जैसे चीटिंग को चेक करने के लिए जब हम एग्जामिनेशन में चीटिंग करते थे बोर्ड एग्जाम्स में, तो उसे चेक करने के लिए जो सीबीएसई था या फिर जो एचपीएससी थे, एचपीएससी, ठीक है, हरियाणा बोर्ड वाला, एचबीएससी, ठीक है, वो लोग हमेशा स्क्वाड्स भेजते थे, फ्लाइंग स्क्वाड्स, जिनका काम चीटिंग को चेक करना था, राइट। सेम वे जो फर्टिलाइजर फ्लाइंग स्क्वाड्स है उनका काम ये चेक करना था कि जो सरकार फर्टिलाइजर भेज रही है क्या उसमें कोई लीकेज तो नहीं हो रही है, राइट। तो ये जो मैंडेट है वो गलत है, जिसके चलते इन्होंने क्या पूछा, हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट। कितनी ठीक है भाई, कोई ठीक नहीं है, आंसर वुड बी डी, नन। समझ गए हो ना। चलो आगे करते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10। वो क्या कहता है, देखो आपको पता है ना वर्ल्ड बैंक करना है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक के पांचों बॉडीज आपको पता होनी चाहिए, राइट। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में यूएन देख लेना, वर्ल्ड बैंक देख लेना, आईएमएफ देख लेना, ठीक है। अब देखो वर्ल्ड बैंक का जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है वो प्राइवेट सेक्टर को फाइनेंस करता है डेवलपिंग कंट्रीज में, तो बिल्कुल ठीक है, ठीक है। उसके 5 में से एक ऑर्गन ये है, ठीक है, जो कि जो भी प्राइवेट कंपनीज हैं उनकी फाइनेंसिंग करता है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। चलो उसके बाद आ जाओ कि ICIMOD इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट, ये एक इंटर गवर्नमेंट नॉलेज एंड ट्रेनिंग सेंटर है जो कि स्विट्जरलैंड में है। तो देखो मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो इंटीग्रेटेड है ना, ये सोचो इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट है, ये बेसिकली ये ना अपने हिंदू कुश के लिए है, ठीक है। अगर हिंदू कुश के लिए है तो ये स्विट्जरलैंड में कैसे हो सकता है? हिंदू कुश में तो इसमें कौन कौन इन्वॉल्व होगा सोचो, इसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, और कौन से हो गए भाई सोचो, वहां पे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान,
ठीक है, ये सब है, ठीक है, बांग्लादेश भी आ ही जाएगा। तो बेसिकली हिंदू कुश वाले जो है ना उसके लिए ये है, और इसका बेसिकली आई थिंक काठमांडू में है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट तो डेफिनेटली गलत है। आगे देखो, ऑल इंडिया रूरल फाइनेंशियल इंक्लूजन सर्वे, तो रूरल का फाइनेंशियल इंक्लूजन सर्वे है, ये कहते हैं कि आरबीआई कंडक्ट करती है एवरी 5 ईयर। अच्छा, रूरल फाइनेंशियल इंक्लूजन सर्वे ये आरबीआई क्यों करेगी, ये सोचो। जब उसने नाबार्ड बना रखा है, ठीक है, तो रूरल में जो भी सर्वे होगा उसकी अथॉरिटी नाबार्ड के पास होगी, आरबीआई के पास होगी। जस्ट थिंक अबाउट इट। तो ऑब्वियसली अगर ऐसा कोई सर्वे है ना तो उसे आरबीआई कंडक्ट नहीं करेगा, उसे नाबार्ड करेगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो भी गलत है। तो देखो पैटर्न सेम है, एचपीएससी गलतियां सेम ही करता है, ठीक है, आपको सोचना उन्हीं लाइंस पर है, ठीक है। तो बेसिकली हमारे कितने स्टेटमेंट सही हो जाएंगे, ओनली 1 आएगा भाई, सिर्फ 1 स्टेटमेंट सही है, तो आंसर वुड बी सी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। देखो मैं इस क्वेश्चन की बात कर रही थी, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ऐसे क्वेश्चन की ब्यूटी क्या होती है, अगर एक भी पता है तो ठीक हो जाएंगे, और इनकी वो नुकसान क्या होता है कि ये अपने आप में बहुत टफ है, ये एक भी पता होना बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और अगर कहीं पे हवा नहीं लग रही है तो प्लीज छोड़ देना, ठीक है, इसका कोई इलाज नहीं है। तो इसका मैं आपको बता देती हूँ, जो एब्सोल्यूट एडवांटेज है ना, ये आपकी अदाम स्मिथ की है, ठीक है। अगर आपको ये भी पता है, देखो अदाम स्मिथ की वेल्थ ऑफ नेशन सबको पता होती है, ठीक है। अगर नहीं भी पता है तो याद रख लो कि जो वेल्थ ऑफ नेशंस है ना वो अदाम स्मिथ की ही है, राइट। अगर आपको ये पता है कि अदाम स्मिथ की वेल्थ ऑफ नेशंस है और एक एब्सोल्यूट एडवांटेज है, बस ए का बी कहाँ पे है, देखो ए का बी आपका सी पे है और बी पे है, तो मतलब डी गया और ए गया। अब आपको बचे हुए 3 में से ना एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। देखो ऐसे क्वेश्चंस की ना कोई तैयारी है नहीं, अगर आपको पता है तो पता है, नहीं पता है तो अब याद कर लो, ठीक है। यहां से अपने कंटेंट को एनरिच कर लो भाई, कि कहीं पर भी जो भी है, बेसिकली मैं आपको बता देती हूँ कहाँ से करने हैं। ल्यूसेंट की एक टेबल है, ठीक है, उसमें 7-8 बुक्स और उसका नाम गिवन है, ठीक है। तो वो वहां से ना ये बुक्स और ये ऑथर्स हैं, ठीक है, ये इकोनॉमी के ही हैं। तो कहीं से भी अगर आपको ये टेबल मिलती है तो आई वुड से आप इसे याद कर लेना। ये सिर्फ अभी नहीं, ये पूछते होते हैं, ठीक है। ये इन्होंने एक बार और पूछा है, और इन दैट केस ये 4 तो याद कर ही लेना, ठीक है। उसके बाद कोई एक टेबल जो है उसे पूरा कर लेना, ठीक है। इसका आंसर मैं बता देती हूँ, आंसर वुड बी सी, यानी जो आपका फर्स्ट है उसका आंसर बी है। फिर सेकंड जो थ्योरी ऑफ बिग पुश है उसका नाम पॉल रोजेनस्टीन रोडन है, ठीक है। फिर उसके बाद थियरी ऑफ लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप, उसका आंसर नेल्सन ही है। और बैलेंस ग्रोथ जो है वो रैगनर नर्क से है, ठीक है। तो आंसर वुड बी सी। और ऐसे क्वेश्चन अगर छोड़ भी दोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें देखो 100 के 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने होते। जहां हवा नहीं लग रही है ना क्वेश्चन का, यू कैन लीव दैट क्वेश्चन, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन की तैयारी नहीं है, बस एक टेबल कर लो, अगर आ गया तो ठीक है, वरना राम भरोसे, ठीक है, छोड़ आना उसे चुप करके। मतलब जानबूझ के बिल्कुल, मतलब 25% पे मत कोई गेम खेलना, एटलीस्ट 50% पे तो जरूर आना अगर आपको अटेम्प्ट करना है तो। जैसे अगर आपको ये पता थी ना ये वाली बी वाली, ठीक है, तो आपके पास 2 ऑप्शन है, अब आप चूज कर सकते हो इन दोनों में से कि भाई 50% पे रिस्क ले लो, 1:1 रिस्क ले लो, ठीक है, 1:4 पे नहीं लेके आना, ठीक है। तो दैट वुड बी द केस। आगे देखो, आगे गिनी इंडेक्स। देखो क्या कह रहे हैं, गिनी इंडेक्स इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और ऑफ वेल्थ। देखो 2 चीजें होती है, एक कर्व होता है, एक इंडेक्स होता है, ठीक है। जो लॉरेंज कर्व है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, और जो गिनी इंडेक्स है वो न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो जो ये गिनी इंडेक्स है ना, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को लॉरेंज कर्व कहते हैं, ठीक है। देखो टोटल इकोनॉमी में 4-5 कर्व्स ही हैं, वो सारे कर्व्स कर लेना, ठीक है। चाहे लाफर कर्व हो, चाहे फिलिप्स कर्व हो, चाहे आपका लॉरेंज कर्व हो, ये 4-5 ही हैं, ज्यादा नहीं है, तो कर्व्स कर लेना, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट तो आपका डेफिनेटली गलत हो गया। अब ये देखना स्टेटमेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट। 1 गया, ये गया, यानी 2 3 है, 3 है, तो मतलब 3 तो आपका डेफिनेटली ठीक है, ठीक है। अब सेकंड पे सोचो क्या कह रहा है, हायर द गिनी इंडेक्स ग्रेटर द डिग्री ऑफ इनकम इक्वलिटी। देखो लॉरेंज जो है ना वो इनइक्वलिटी बताता है, तो यानी गिनी इंडेक्स ज्यादा हुआ
तो इनइक्वलिटी ज्यादा होगी, इक्वलिटी नहीं, इनइक्वलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने यहाँ पर गड़बड़ कर रखी है कि यहाँ इक्वलिटी नहीं इनइक्वलिटी आएगा। ठीक है, तो इन दैट केस ये जो है स्टेटमेंट वो भी गलत है। आंसर हो जाएगा C3 ओनली। ठीक है, समझ रहे हो? अच्छा, एक और चीज है, एक और चीज है, एक और चीज है। एक बार सेकंड स्टेटमेंट दोबारा से चेक करना, थर्ड स्टेटमेंट फिर से चेक करो। हमने थर्ड स्टेटमेंट चेक ही नहीं की, राइट, बट थर्ड स्टेटमेंट और चेक करो। थर्ड स्टेटमेंट क्या कहता है? अच्छा, मैं बताऊंगी लॉजिक क्यों मैंने थर्ड स्टेटमेंट दोबारा से क्यों पढ़ने को कहा। अदरवाइज तो हम थर्ड स्टेटमेंट पढ़ते ही नहीं, आंसर लगा के चले जाते। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट पढ़ो एक बार। वैल्यू ऑफ गिनी इंडेक्स हैज इंक्रीज्ड अमंग रेगुलर वर्कर्स, और जो कैजुअल वर्कर्स है उसमें डिक्रीज हुई है एज पर इंडियन वेज रिपोर्ट। देखो मैं आपको एक बात बता देती हूँ इंडिया वेज रिपोर्ट की, चाहे कैजुअल वर्कर हो चाहे रेगुलर वर्कर हो, हर जगह इनइक्वलिटी रिड्यूस हुई है। ठीक है, तो दोनों ही केसेस में रिड्यूस हुई है। तो बेसिकली जो थर्ड स्टेटमेंट है वो भी गलत है। अब आप कहोगे मैम तीनों गलत हो गए तो आंसर क्या होगा? तो बेसिकली तीनों गलत थे, इसलिए इस क्वेश्चन को भी HPSC ने हटा दिया था। सो दिस क्वेश्चन वाज आल्सो डिलीटेड। ठीक है, देखो दो क्वेश्चन डिलीट हुए थे जो मैंने मार्क किया है, एक तो थर्ड क्वेश्चन डिलीट हुआ है, एक 12th क्वेश्चन डिलीट हुआ है फर्स्ट 20 में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी काउंट नहीं हुआ था एंड इट वाज डिलीटेड, राइट। और बेसिकली हर किसी ने अगर 3 ओनली मार्क किया ना, दैट इज रैशनल इनफ। ठीक है, दैट इज वेरी रैशनल। ठीक है, वो अलग बात है कि थर्ड स्टेटमेंट खैर हमें पढ़ना चाहिए, हमेशा पढ़ना चाहिए। देखिए कुछ भी क्यों ना हो, आप अपना रीडिंग पार्ट हमेशा पूरा करोगे। हमेशा क्वेश्चन कोशिश क्या करो, यहाँ से शुरू करके बिल्कुल अंत तक पढ़ा करो, और हिंदी वाले यहाँ से लेकर यहाँ तक बिल्कुल अंत तक पढ़ा करो। थर्ड स्टेटमेंट अगर रीड करते ना तो यू वुड हैव नोन कि भाई ये भी गलत है, बिकॉज बहुत सिंपल सी बात है, एक डिक्रीज एक इंक्रीज। अरे नहीं, बहुत टाइम हो गया है, अब इनइक्वलिटी हमारी कमी हो रही है। ठीक है, तो दैट इज द केस। तो दिस हैज बीन लाइक कि दिस स्टेटमेंट दिस क्वेश्चन वाज ड्रॉप्ड। ठीक है, आगे आ जाओ। देखो अगर कोई क्वेश्चन ड्रॉप हो जाता है ना, इसका मतलब ये है कि बचे हुए क्वेश्चन के बेस पर आपको जज किया जाएगा। ठीक है, तो वो सबके लिए अच्छा होता है, तो इसलिए उनमें मत घबराया करो। आगे देखो क्या है, रेगड़ मिट्टी से रिलेटेड सवाल कंसीडर करना है। रेगड़ मिट्टी कौन सी होती है बताना जरा। रेगड़ मृदा ये कौन सी होती है? ब्लैक सॉइल को ही बोलते हैं। ठीक है, तो ब्लैक सॉइल आपको पता है कहाँ पे होती है? दक्कन रीजन में होती है। दक्कन रीजन पे भी क्यों हुई थी? अगर जियोलॉजिकल हिस्ट्री की बात करो तो जब हमारा जो पेनिनसुला है रीयूनियन आइलैंड से आ रहा था ना, तो उस टाइम पे वहां पे बहुत ज्यादा वोल्केनिक लावा, वो वाले एरिया से हमारा दक्कन ट्रैप बना है। तो ब्लैक सॉइल जो है वो वोल्केनिक इरप्शन से ही बनी हुई है। ये बेसिक चीज है जो हमें पता होना चाहिए। फिर देखो, इट डेवलप्स ऑन क्रिस्टलीन इग्नियस रॉक्स एज अ रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग। देखो जो इग्नियस रॉक पे बनी हुई है ना, वो आपकी रेड और येलो सॉइल है, ब्लैक नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो डेफिनेटली गलत है, बट एनीवेज पहले इनमें सबसे पहले ना जिनमें आप बिल्कुल श्योर हो ना वो स्टेटमेंट ढूंढो। ठीक है, मैं हमेशा कहती हूँ ना गलत ढूंढो। यहाँ मैं सही क्यों कह रही हूँ? क्योंकि हमें पता है ब्लैक सॉइल क्या होती है। ठीक है, ब्लैक सॉइल पता है ना, तो जो चीज मैंने बोली है एटलीस्ट पहले वो तो ढूंढो कि वो कहाँ लिखा हुआ है, ब्लैक सॉइल के कैरेक्टरिस्टिक्स कहाँ लिखे हुए हैं, जो डेफिनेटली हमें से हर किसी को पता है। तो देखो ये है ना कि टिपिकली नॉर्थ वेस्ट रीजन, यानी आपका महाराष्ट्र गुजरात वाला रीजन ऑफ दक्कन प्लेट्यू, दक्कन प्लेट्यू के नॉर्थ वेस्ट रीजन में आपको ये मिलेगी। ठीक है, और ये लावा फ्लो से बनी है, यानी थर्ड स्टेटमेंट इज डेफिनेटली ट्रू। तो थर्ड स्टेटमेंट देखो, एक तो यहां पर है, एक यहां पर है, तो इसका मतलब दो तो एलिमिनेट हो गए। ठीक है, अब आपको चेक करना है कि फोर्थ ठीक है कि सेकंड ठीक है। तो सेकंड और फोर्थ की बात करते हैं, और सेकंड और फोर्थ दोनों में क्या गिवन है कि इन सॉइल में क्या क्या है। ठीक है, देखो आयरन पोटाश फोस्फोरस, यहाँ पे बोला कैल्शियम कार्बोनेट मैग्नीशियम पोटाश लाइम। तो बेसिकली बस इतना आपको पता होना चाहिए। देखो ये बेसिक है, सॉइल्स आपको करनी पड़ेंगी, और ये एग्रीकल्चर वाला चैप्टर उसमें आता है। एग्रीकल्चर से हमेशा कोई ना कोई सवाल आता है, या तो वो आपसे खरीफ रबी पूछ लेंगे, सॉइल्स पूछ लेंगे। इनफैक्ट आपको पता है 2 क्वेश्चन सॉइल पे हैं, एक ही चैप्टर से 2 क्वेश्चन बता रखे हैं। और ये चैप्टर कौन सा है? 10th स्टैंडर्ड का जो एग्रीकल्चर वाला चैप्टर है ना, वहां से बना हुआ है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए अपने ब्लैक सॉइल में फॉस्फोरस है ही नहीं, हमारी सॉइल में फॉस्फोरस नहीं है। ठीक है, बस इतना भी पता है ना, तो देख लो फॉस्फोरस यहाँ लिखा है, इसका मतलब ये डिलीट होगा। ठीक है, सेकंड डिलीट कर दो, आंसर हो जाएगा C3 और 4। ठीक है, तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग से ही करना है, राइट। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 है ना, 13 का आंसर है सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट इन द लाइन इज रेड एंड येलो सॉइल। तो देखो रेड एंड येलो सॉइल ये हम ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हैं, और सॉइल के बेसिक्स हैं। ये क्वेश्चन ऐसे है ना जिसमें अगर आपने गलत किया ना
तो मान लो आपके स्टैटिक ठीक नहीं है, जाके बैठो पहले रिवाइज कर लो। और मैं बार बार यही कहती हूँ, मैं करंट अफेयर्स की ही फैकल्टी हूँ, बट स्टिल आई वुड से वन थिंग, पेपर स्टैटिक से ही निकलता है, ठीक है। स्टैटिक में लीनियंट मत हो जाना, गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। यहाँ आ जाओ रेड एंड येलो को लेके। इट डेवलप्स ऑन क्रिस्टलीन इग्नियस रॉक्स इन एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल। अच्छा, रेड एंड येलो सॉइल कहाँ होती है? सेंट्रल इंडिया में होती है। जो सेंट्रल इंडिया, क्या उसमें हैवी रेनफॉल होती है? सोचो एक बार, हैवी रेनफॉल कहाँ होती है? एक तो आपके वेस्टर्न घाट्स जो हैं, वेस्टर्न घाट्स के वेस्ट में होती है, फिर नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है वहां पर होती है, सबसे ज्यादा बारिश वहीं होती है ना। तो क्या वहां पे आपकी रेड एंड येलो सॉइल होती है? नहीं ना। इसका मतलब हैवी रेनफॉल वाले में तो नहीं होती है, ये तो हो गया गलत। लो रेनफॉल था, और प्लस हमें ये भी पता है कि एग्जामिनर जो है वो हाई को लो, लो को हाई कर सकता है, आसान होता है, बहुत आसानी से स्टेटमेंट गलत हो जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारा डेफिनेटली गलत है। देखो हाउ मैंने लिखा है, बट है विच ऑफ द फॉलोइंग वाला, ठीक है। इसके बाद देखो 3 तो डेफिनेटली सही है, ठीक है। 3 क्या कहता है? इट डेवलप्स येलो कलर इन हाइड्रेटेड फॉर्म। हमें पता है कि उसका अगर हाइड्रेटेड वर्जन येलो है, अदरवाइज रेड है, यानी रेड इज इक्वल टू, रेड सॉइल इज इक्वल टू येलो सॉइल। बस येलो सॉइल क्या होती है? ये मतलब रेड सॉइल में पानी ऐड कर दो, प्लस H2O इज इक्वल टू येलो सॉइल, ठीक है। तो थर्ड स्टेटमेंट तो ठीक है, ये हमें पता है और इन्होंने भी बता दिया, बट इसने क्या कहा है कि ये रेड है आयरन की वजह से और येलो है सल्फर की वजह से, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, येलो ये पानी की वजह से है, इन्होंने खुद ही बताया है। अगर 3 सही है तो 4 सही नहीं हो सकता, राइट। इसका मतलब 3 और 4 का कॉम्बिनेशन तो किसी भी हालत में सही नहीं हो सकता। जब थर्ड में इसने बोला है कि हाइड्रेशन की वजह से, कि हाइड्रेटेड येलो इज हाइड्रेटेड रेड, ठीक है। जब थर्ड में इसने बता दिया तो फोर्थ वाला कैसे ठीक हो सकता है? यानी 3 और 4 दोनों साथ में तो कभी भी ठीक नहीं होंगे। तो इन दैट केस ये एलिमिनेट हो गया, आंसर आ गया 2 and 3। अब सेकंड वाला देखो क्या है, वो कहता है कि रेड कलर है ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन क्रिस्टलीन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, राइट। इन्होंने यहाँ पे भी तो यही कहा था, रेड आयरन, रेड इज बिकॉज ऑफ आयरन, ठीक है। इसी चीज को इलेबोरेट करके सेकंड स्टेटमेंट में बोला है, ठीक है। तो बेसिकली पता है, आप इसको पढ़ोगे ना तो आपको ना क्वेश्चन में ही आंसर दे रखा है, वहीं पे आपको आंसर मिल जाएगा, क्योंकि ऑप्शन सेटिंग आसान है और ऑप्शन सेटिंग ही डिसाइड करती है कि क्वेश्चन डिफिकल्ट है या आसान है, ठीक है। तो आंसर वुड बी बी, ठीक है। आगे बढ़े। सो नेक्स्ट इन द लाइन इज, देखो रागी क्रॉप से रिलेटेड है, ठीक है। देखो पहले इन्होंने माहौल बनाया, मैंने कहा ना कि हमेशा करंट से स्टैटिक डिराइव होता है, उन्होंने भी यही कहा कि देखो स्टार्टिंग में क्या कहा, देयर इज रिन्यूड थर्स्ट ऑन प्रोडक्शन ऑफ मिलेट क्रॉप्स, कि आजकल मिलेट क्रॉप्स पे काफी फोकस किया जा रहा है, ठीक है। तो आपको उससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स कंसिडर करनी है, बाद में बताना है हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट, और आंसर कौन से वाला है, वही विच ऑफ द फॉलोइंग वाला। तो इसलिए इस मिसमैच से तो अभी आप कंफर्टेबल हो चुके हो ना, तो इनमें तो मत घबराना, ठीक है। ये हर जगह ये प्रॉब्लम थी कि उन्होंने इसको चेंज नहीं किया, इनको सेम रख दिया, ठीक है। तो ये बेसिकली जो एग्जामिनर था उसने पता नहीं क्या ही करके वो बैठा था, ठीक है। तो उसने हर जगह गड़बड़ कर रखी थी। अब देखो रागी रेनफेड क्रॉप है, बिल्कुल सही है, रेनफेड है, ठीक है। कि मतलब बेसिकली इसमें हमें कोई इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं चाहिए, जैसे बहुत कम पानी में ड्राई रीजन में ये बहुत आराम से हो जाती है। बट इट मोस्टली ग्रोज वेल इन ब्लैक सॉइल। क्या आपने महाराष्ट्र वगैरह में सुनी है रागी? क्या वहां ब्लैक सॉइल में रागी होती है? अरे नहीं, ब्लैक सॉइल कॉटन के लिए जाना जाता है, रागी के लिए थोड़ी जाना जाता है, तो ये तो गलत है। चलो आगे देखो, रागी ग्रोज वेल ऑन रेड ब्लैक सैंडी लोमी शैलो ब्लैक सॉइल। अच्छा बात समझो, सिर्फ ब्लैक सॉइल लिखा था ना ये कि मोस्टली ग्रोज, मोस्टली, तो हमने इसको गलत माना कि मोस्टली वहां पे नहीं होता है। बट जब इसने सारी दे दी ना, उस टाइम पे आपको उसको सही मानना है, क्योंकि जब सारी सॉइल बोल दिया तो हाँ इस टाइप की सारी जगह पे हमारी ऐसी सी है, आप क्या उसको डिस्टिंग्विश करोगे? ब्लैक सॉइल में अगर कोई एक क्रॉप मेंशन है तो वो कॉटन होगी, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको कहीं पर भी ये कहा कि मोस्टली ब्लैक सॉइल पे फलाना फलाना क्रॉप है, तो आप उस स्टेटमेंट को सही नहीं मानोगे, सिर्फ और सिर्फ कॉटन के केस में मानोगे, ठीक है। तो बेसिकली इस स्टेटमेंट को हम सही ले सकते हैं, बट कोई बात नहीं, एक बार के लिए रुक जाते हैं, ठीक है। एक बार के लिए रुक जाते हैं, देख लेते हैं। जैसे 1 को डिलीट कर दो एक बार, ठीक है। 1 हमने गलत माना है ना, 1 को डिलीट कर दो। 2 3 4 2 3, यानी 2 और 3 ठीक है, 4th पे डिस्कशन होनी है। ये क्या कह रहा है थर्ड वाला कि ये ड्राई रीजन का क्रॉप है, वी नो कि ड्राई रीजन का, तभी तो रेनफेड है, हमें डालना ही नहीं, अरे उसमें पानी की जरूरत ही नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद इट इज रिच इन आयरन, कैल्शियम और रफेज,
ये भी जनरल स्टेटमेंट है। अच्छा ये देखो, कर्नाटका, तमिलनाडु, झारखंड, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, ये मेजर रागी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। तो देखो बेसिकली ये सारे स्टेट्स हैं ना, यहाँ पे रागी बनती है, ठीक है, यहाँ पे रागी उगाई जाती है। इवन अरुणाचल प्रदेश का जो तवांग रीजन है ना, वहां पे रागी बनाई जाती है। बट सवाल में क्या लिखा हुआ है, मेजर रागी प्रोड्यूसिंग, यानी इंडिया लेवल पे मेजर रागी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स होंगी जिनकी जो प्रोडक्शन है ना वो सिग्निफिकेंट अमाउंट में हो, ठीक है। आप एक बात बताओ, अरुणाचल प्रदेश में अगर किसी एक पर्टिकुलर रीजन में रागी उगाई जा रही है, बट स्टिल क्या वो भारत के पूरे पर्सपेक्टिव के अनुसार क्या वो मेजर रागी प्रोड्यूसिंग स्टेट हो सकता है? क्या वो किसी की डिमांड, कितनों की वो डिमांड पूरी कर लेगा? एक ही रीजन है, एक ही रीजन में वो अपनी डिमांड पूरी कर ले, वही बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। इसलिए अरुणाचल प्रदेश को हम कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। बाकी सारे हैं, दैट्स द रीजन कि जो फोर्थ स्टेटमेंट है दैट वुड बी रॉन्ग। फोर्थ गलत होते ही कहां पे आ जाएंगे, आंसर वुड बी बी, ठीक है। तो 15th का आंसर इज बी, ठीक है, बी है इसका आंसर। समझ गए ना कि क्या है? देखो अरुणाचल प्रदेश में रागी उगाई जाती है, ठीक है, आई रिपीट, वहां पे रागी उगाई जाती है। इनफैक्ट जो तवांग रीजन है वहीं आपको काफी रागी मिल जाएगी, बट ये इंडिया का मेजर जो सेंटर है ना, रागी सेंटर, उसमें काउंट नहीं होता, ठीक है। और ऑब्वियस रीजन है, आप टॉप 10 देख लो, इनफैक्ट छोड़ो इन्होंने 5 दिया ना, टॉप 5 में अरुणाचल प्रदेश नहीं आ सकता, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में वैसे भी जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो बहुत ज्यादा कम है, ठीक है, वहां पे एग्रीकल्चर इतनी ज्यादा नहीं हो सकती है। तो इन दैट केस हम फोर्थ को गलत मानेंगे, आंसर हमारा बी हो जाएगा। अब 16th क्वेश्चन देखो, देखो ये वाला क्वेश्चन भी ये बहुत आसान क्वेश्चन है। द रीजन बीइंग, हमें हमेशा पता है एक्सटिंक्ट वाले की, ठीक है, एक्सटिंक्ट स्पीशीज में जो ये पिंक हेडेड डक है ना, ये एक्सटिंक्ट है, यानी आपका डी का तो 4 है। अब देखना डी का 4 कहाँ है, ये अगर इतना भी पता था ना तो भी आंसर आ गया था। और इनफैक्ट ये छोड़ो, लॉयन टेल मकैक, ये हम हमेशा एंडेंजर्ड याद करते हैं, ठीक है। देखो एंडेंजर्ड कोई एक याद कर लो, ठीक है, एक्सटिंक्ट 2 या 3 है, एक तो डोडो हो गया, एक आपका पिंक हेडेड डक हो गया, तो एक्सटिंक्ट हद मार के 2 या 3 है जो हर जगह मेंशन है। ये वाला एग्जांपल जहां कहीं से एनवायरमेंट किया है हर जगह मेंशन है, ठीक है। तो एक्सटिंक्ट पता है और एंडेंजर्ड में भी 4-5 अगर याद कर लोगे ना तो भी इसमें ये कॉमनली लिखा जाता है, लॉयन टेल्ड मकैक, ठीक है। तो बेसिकली ये कौन सा है, ए का आपका 3 है, तो ए का अगर 3 है तो यहाँ पे देखो 2-3 जो है, तो आप शायद ए और बी में कंफ्यूज हो जाते, ठीक है। तो बेसिकली यही करना है कि कुछ कुछ हमेशा याद करके रखो। मैच द फॉलोइंग आसान है, वो सिर्फ तब आसान है आपको कुछ तो पता होना चाहिए, राइट। देखो हमेशा जैसे वल्नरेबल हो उसे मत याद करो, एंडेंजर्ड को याद रखो, एक्सटिंक्ट को याद रखो, जहां पे नंबर कम होना, जहां पे कम क्वांटिटी अवेलेबल होना उसे याद कर लो बस, ठीक है। नेक्स्ट देखो फिर यहाँ पे बी का 2 हो जाएगा, वल्नरेबल स्पीशीज का ब्लू शिप, और रेयर में आपके पास डेजर्ट शिप और हॉर्नबिल हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट है फिर से मैच द फॉलोइंग है। अगेन देखो इंडियन ज्योग्राफी और आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक है, इससे रिलेटेड जो भी आपकी मैपिंग हो, जो भी आपकी टेबल्स हो, ठीक है, उन्हें ढंग से कर लेना, दे आर इंपॉर्टेंट, ठीक है। ऐसे मैच द फॉलोइंग मोस्टली यहां से आते हैं, ठीक है। तो इन दैट केस देखो ये भी बहुत सिंपल है, आयरन और माइंस, कॉपर, बॉक्साइट, मिका। तो बॉक्साइट का अमरकंटक प्लेट्यू है, तो सी का देखना एक बार, सी का 2, ठीक है। तो आंसर वुड बी सी। एक भी पता है तो हो जा रहा है, तभी तो मैं बार बार कह रही हूँ कि मैच द फॉलोइंग आसान आते हैं। एचपीएससी 2 सवाल आसान देता है, एक तो आपके मैच द फॉलोइंग वाले आसान होते हैं, और दूसरा आपके असर्शन रीजन आसान होते हैं, ठीक है, और तीसरा पॉलिटी आसान होती है। तो आसान वाला गलत मत करके आना, ठीक है, फिर कोई माफी नहीं है, किसी चीज की माफी नहीं है, ठीक है। तो अब देखो इसका आंसर तो पता ही चल गया, आयरन और माइंस गोवा नॉर्मंडी हो गया, कॉपर माइंस में बालाघाट हो गया, और मिका माइंस आपके नेल्लोर में हो गए, ठीक है। एनीवेज ये स्टैटिक का सवाल है, ये अगर गलत है तो आपकी स्टैटिक एक एप्रोप्रिएट लेवल पे नहीं है, आप प्लीज अपनी स्टैटिक को रिवाइज कर लो। अब आ जाओ यहां पर, देखो 4 हैं, बात क्या है कि फेरस वर्ड आयरन के लिए यूज होता है, ठीक है। तो फेरस मिनरल जिसकी प्रॉपर्टीज आयरन से मैच करती है, ठीक है। नॉन फेरस जिसमें आयरन वाली क्वालिटीज नहीं है, ठीक है। एक है मेटेलिक, एक है नॉन मेटेलिक। मेटेलिक जिसमें मेटल्स होंगे, नॉन मेटेलिक जिसमें मेटल्स नहीं होंगे,
ठीक है। प्रीशियस मेटल देखो क्या क्या होते हैं, सोना, चांदी, प्लैटिनम, यही 3 प्रीशियस मेटल्स हैं। ठीक है, इन्होंने क्या कहा है, निकल, कोबाल्ट, प्लैटिनम। तो देखो निकल कोबाल्ट जो है ना वो प्रीशियस मेटल्स नहीं है, क्रिटिकल मिनरल्स है, मैं ये बात समझ सकती हूँ, सेमीकंडक्टर्स में डाल लो, बट प्रीशियस नहीं है। ठीक है, तो 4th तो डेफिनेटली गलत है। अब देखो 3 तो पक्का ठीक है, 3 तो ठीक है कि पोटाश हो, मार्बल हो, ग्रेनाइट हो, सब नॉन मेटेलिक है। और नॉन मेटेलिक है भी, क्योंकि ग्रेनाइट, मार्बल, ये मार्बल क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है ना, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, मतलब बेसिकली पता क्या होता है, ये जो मार्बल वगैरह होते हैं ना, ये पत्थर टाइप के होते हैं। ठीक है, अब आप देखो एक तरफ मेटेलिक प्रॉपर्टीज होती है, एक तरफ नॉन मेटेलिक। तो मेटेलिक कैसा होता है, जो लस्ट्रस हो। ठीक है, जो हम बेसिकली 10th स्टैंडर्ड में पढ़ के आए ना। तो अब जो ये है कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह, इसको आप तोड़ोगे ना तो टुकड़ों में आ जाएगी, पानी में मिक्स करोगे सस्पेंशन बन जाएगा। तो इनमें ना कोई मेटेलिक प्रॉपर्टीज नहीं होती, इसलिए नॉन मेटेलिक है। ठीक है, और वैसे भी थर्ड हमें डिस्कस करना भी नहीं है, क्योंकि तीनों दोनों में ही ठीक है। अब आ जाओ 1 और 2 में। देखो एक तरफ फेरस है, एक तरफ नॉन फेरस है। ठीक है, तो फेरस में जब चारों के चारों फेरस होंगे तो ही फेरस काउंट होगा। नॉन फेरस में कोई एक भी अगर नॉन फेरस मिल गया ना तो वो नॉन फेरस हो जाएगा। तो हम बेसिकली जो नॉन फेरस है ना उसमें कोई एक अगर फेरस भी ढूंढ लेंगे ना तो अपना काम हो जाएगा। ठीक है, अब यहां आ जाओ, जो फेरस वाला है ना उसमें चारों फेरस होंगे तभी फेरस होगा ना। तो बेसिकली आयरन फेरस है, ठीक बात है। ठीक है, इसमें मिक्का जो है ना वो फेरस नहीं है। ठीक है, ये काट दो, मिक्का फेरस नहीं है। ठीक है, तो आपका ये गलत हो गया। और वैसे भी आप प्रोबेबिलिटी लगाओ ना, प्रोबेबिलिटी लगाओ कि फेरस कब होगा, जब चारों फेरस होंगे तभी फेरस मिनरल काउंट होगा। और चारों में से अगर कोई एक भी नॉन फेरस होगा ना तो हम उसे नॉन फेरस काउंट कर लेंगे। ठीक है, तो नॉन फेरस मिनरल जो ये है कॉपर, लेड, टिन, बॉक्साइट, ये नॉन फेरस मिनरल्स हैं। तो आंसर हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, है ना। खांडला पोर्ट को सरदार पटेल पोर्ट कहते हैं। पहली बात तो यही गलत है, खांडला पोर्ट ना दीनदयाल जो उपाध्याय थे उन पे था, तो दीनदयाल पोर्ट कहते हैं। हालांकि टाइडल पोर्ट है, ये ठीक बात है, बट ये ठीक बात नहीं है। ठीक है, अगेन ये वाला एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, पिछला भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन, और पिछले 3-4 क्वेश्चन जो है ना वो सारे एनसीईआरटी से हैं। जो सॉइल वाला क्वेश्चन है वो 10th स्टैंडर्ड के एनसीईआरटी से है, दोनों, चाहे रेगड़ मिट्टी वाला हो चाहे रेड और येलो सॉइल वाला हो। तो इन जो पिछले क्वेश्चन है ना उनमें एनसीईआरटी का वेटेज देख लेना। ठीक है, एनसीईआरटी को स्किप नहीं कर सकते, ये भी एनसीईआरटी का सवाल है। ठीक है, एनसीईआरटी 10th स्टैंडर्ड की ही है जिसमें पोर्ट्स गिवन है। ठीक है, चेन्नई जो है ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट है, ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, आप पहले तो 1 हटाओ, 1 हटेगा तो एक ही हटा। ठीक है, 3 अपना डेफिनेटली सही है, तीनों इन्होंने पहले ही दे रखा है, चलो कोई बात नहीं। अब आ जाओ, अब हमें देखना है सेकंड और फोर्थ। सेकंड क्या कहते हैं, जो मार्मगांव पोर्ट है वो आयरन और एक्सपोर्ट करता है, और जो पारादीप है ना वो मिक्का करता है। अच्छा, पहली बात तो चाहे कोई भी हो, जो पारादीप हो वहां से भी आयरन स्टील ज्यादा जाता है और यहाँ से भी आयरन जाता है। तो मिक्का का एक्सपोर्ट जो है, और पारादीप पोर्ट जो है उड़ीसा वाला है, उड़ीसा वाला ही है ना, पारादीप उड़ीसा वाला ही है ना। एक बार चेक कर लेना, मेरे हिसाब से तो वही है। अच्छा, बेसिकली यहाँ से ना मिक्का होता है नो डाउट, बट स्पेशलाइज नहीं करता वो उसमें, इट इज नॉट स्पेशलाइज्ड। हालांकि वहां से मिक्का भी एक्सपोर्ट होता होगा, ऐसी बात नहीं है, बट स्पेशलाइजेशन उसमें नहीं है, इसलिए फोर्थ स्टेटमेंट इज रॉन्ग। अब देखो फोर्थ गलत कहाँ आ गए हम लोग आंसर आ गए बी पे। ठीक है, तो 19 का आंसर इज बी। 3 डेफिनेटली सही था, इसमें इन्होंने स्पेशलाइज बोला इसलिए हमने गलत लिया, बाकी ठीक है। देखो एक्सपोर्ट में अपने यहाँ पे मेजरली अगर स्पेशलाइजेशन होता ना तो हम आयरन वाला ही कंसिडर करते हैं, आयरन या स्टील वाला। ठीक है, बाकी किसी में ऐसा नहीं है कि सिर्फ मिक्का आप जो है वो भेजोगे वहां से, ऐसा नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। लास्ट क्वेश्चन है सोलर सिस्टम से रिलेटेड, 4 टॉपिक्स हैं, 4 स्टेटमेंट्स आपको बताने हैं, कौन सी स्टेटमेंट सही है, हाउ मेनी को अब मैं कौन सी ही बता रही हूँ। ठीक है, अब मैं कितनी वाली नहीं बता रही, क्योंकि आपको भी समझ में आ गया कि हर क्वेश्चन में क्वेश्चन टैग और जो कोड्स हैं वो मैच नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो ये वाली स्टेटमेंट देखो, मैंने कहा था ना एस्टेरॉइड्स कहीं पर भी हो आपको एग्जैक्टली यही पता होना चाहिए वो कौन से 2 प्लैनेट्स में हो। अगर ये भी पता है ना तो एस्टेरॉइड से काफी सारे क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट डेफिनेटली गलत है, क्योंकि जुपिटर और मार्क्स के बीच के जो है ना उनको कहते हैं, बेसिकली हम इसे हमेशा MJ करके याद करते हैं। तो पहले मार्क्स लिखो फिर जुपिटर, तो इन दोनों के जो बीच के है ना, जो बीच में जो बेल्ट है उसको एस्टेरॉइड्स बेल्ट कहते हैं। तो पहले तो 3 एलिमिनेट कर दो। ठीक है, अब हमारे पास ऑप्शन में 1 to 1 to 4, यानी सारी कहानी 4th पे अटकी है। और लार्जेस्ट एस्टेरॉइड अगेन एक फैक्ट है, ये सीरीज को बोलते हैं। ठीक है, सीरे
इनफैक्ट ये जो है ना, ये भी एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, ये जो सेरेस है ना, सेरेस, ये भी एनसीईआरटी में गिवन है। राइट तो हमारा आंसर जो हो जाएगा ना, वो हो जाएगा 1, 2 एंड 4, क्योंकि सप्तऋषि फॉर्म्स पार्ट ऑफ कॉन्स्टलेशन बिग बेयर, राइट। ठीक है, अब प्लीज यहाँ पे ना ये सब मत करना कि मैम ये ग्रेट बियर है या वो वाला बियर है। एनीवेज भी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, हमें बात की खाल नहीं उतारनी है। ठीक है, तो देखो आज 20 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, सेकेंड पार्ट में नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस कर लेंगे, और ऐसे ही हम अपनी जो ये PYQ सीरीज है इसको आगे कंटिन्यू कर लेंगे। देखो इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप सारे क्वेश्चन एक साथ करो, बट एग्जाम का जो माहौल है ना अपने पास बनाए रखना। ठीक है, एनीवेज ये 20 क्वेश्चन आप कर लेना खुद से, नेक्स्ट 20 क्वेश्चन जब भी नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें आई विल डिस्कस दैट विद यू, राइट। टिल देन आराम से पढ़ाई करो, और थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।